हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न है इसके करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की चल रही है। तो इसमें हमारी यहाँ पे काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई हैं। तो हम लोग यहाँ पे इकोनॉमी का लेसन देख रहे थे। इकोनॉमी में 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर रखा है, जो कि है एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अभी आर्टिकल कह सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत तरीके की अभी बैक टू बैक डिबेट डिस्कशन हो रही है, न्यूज़ में भी है। तो इसलिए इसके बारे में एक बार आप लोग अच्छे तरीके से लेसन देख लेना अगर नहीं देखे हो तो। साथ ही इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी, तो हमारे जो करेंसी है, हमारी करेंसी के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छा डिटेल में समझाया गया है। तो इस टॉपिक को भी आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस ऑफ इंडिया। अगेन एक न्यू एंगल हम लोग देखने वाले हैं और ये समझेंगे कि हमारे देश में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा फोकस नहीं किए, जिसका कहते हैं ना एक नेगेटिव इम्पैक्ट आज के डेट में देखने को मिल रहा है। तो प्रोडक्टिविटी पे हम लोग यहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट क्या क्या चैलेंजेस निकल के आने वाला है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देन यहाँ पे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भी है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। एक न्यू एंगल आपको पता चलेगा, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलेगा। ओके, टाइम बचेगा तो हम लोग नोबेल प्राइज़ जो इकोनॉमिक्स में दिया गया है इस बार 2022 का, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड टॉपिक ऑफ द इकोनॉमिक सेक्शन, प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस ऑफ इंडिया। ओके, तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग इस टॉपिक को स्टडी क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले ये समझिए कि इंडियन प्रोडक्टिविटी जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ किया गया है आरबीआई के द्वारा और सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनॉमीज़। तो इसलिए यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल कर आया है कि हमारे देश में जो प्रोडक्टिविटी है वो किस तरीके से चल रही है और क्या क्या हिसाब किताब है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी किसको हम लोग कहेंगे कि प्रोडक्टिविटी है। ओके, तो प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब है कि रेशियो ऑफ आउटपुट्स, इट मीन्स कि गुड्स एंड सर्विसेज का जितना इनपुट लगाया गया, इट मीन्स कि जितनी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, रॉ मटेरियल्स हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और उसके हिसाब से जितना हम लोग बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इसमें से कितनी प्रोडक्ट बन के बाहर आ रही है, उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी कह रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आप देखो कि हर एक दिन आप लोग मेहनत करते हो, हर एक दिन सुबह उठते हो और उसके बाद आप लोग जो है अपनी स्टडीज़ वगैरह जो भी अपना स्केड्यूल लगाते हो उसको आप लोग कंप्लीट करते हो। तो कितना इनपुट आप दिन भर में दे रहे हो और एक साल में या फिर कितने दिनों में आप लोग कितना इनपुट दे रहे हो, उसका आउटपुट आपको पता चलता है रिजल्ट में, है कि नहीं। एग्ज़ाम देने के बाद जो आपका रिजल्ट निकल आता है, आउटपुट है, वो तब पता चलता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, आपने कितना यहाँ पे स्टडी किया, कितना मेहनत किया और आउटपुट के तौर पर कितना आपको मिला। तो ये एक काइंड ऑफ रेशियो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जिसे प्रोडक्टिविटी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि कितनी इफ़िशेंटली प्रोडक्शन इनपुट है। कहने का मतलब है कि कितनी अच्छी लेबर है हमारे देश में, कितना कैपिटल है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमें कैपिटल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो कितना कैपिटल है और कितना इकॉनमी में यूज़ हो रहा है, जिससे कि एक अच्छा खासा लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो यहाँ पे निकल कर आ रहा है। फाइन, अब डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्टिविटी भी देख लेते हैं कि जो कि मेजर्स किया गया है। यहाँ पे आप लोग देखो, लेबर प्रोडक्टिविटी कहने का मतलब है यहाँ पे रेशियो ऑफ आउटपुट, यानी कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स है और कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, जिसके बदौलत हम लोग यहाँ पे रेशियो ऑफ आउटपुट की बात कर रहे हैं। तो लेबर प्रोडक्टिविटी भी देखना पड़ता है कि हमारे देश में लेबर कितने हैं और कितने घंटे वो काम करते हैं। जीडीपी के हिसाब से देखें, जो कि मेज़र ऑफ आउटपुट है, और नंबर ऑफ वर्कर्स है जो कि यहाँ पे मेजर्स ऑफ इनपुट है। लेबर प्रोडक्टिविटी है जो कि क्लोजली यहाँ पे रिलेटेड है जीडीपी पर कैपिटा से, तो ये भी एक मेज़र्स है, यानी कि हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को यहाँ पे मेज़र किया जाता है। फाइन, सेकेंड यहाँ पे कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी की बात करूँ तो इसको मेज़र किया जाता है कि टोटल आउटपुट, और ये आपका निकाला जाता है डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ इनपुट। इट मीन्स कि कितना हम लोग इनपुट दे रहे, इनपुट में क्या क्या होगा, लेबर होगा, कैपिटल होगा, कितना पूंजी लगा रहे। जैसे आप लोग कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप लोग वहाँ पे पूंजी लगाते हो, कैपिटल लगाते हो, लेबर लगाते हो, जिससे कि आपके जो भी बिज़नेस है वो बेटर तरीके से काम कर सके। फिर उसमें आप लोग देखते हो कि आउटपुट कितना हुआ, है कि नहीं। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखो कि जितना टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है, ग्रोथ है, ये एसोसिएट होता है इनोवेशन से। इट मीन्स कि आज की डेट में आप देखते हो कि हमारे देश में भी इनोवेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और टेक्नोलॉजी की जो प्रोग्रेस है इस पर भी फोकस किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से आगे बढ़े, टेकी बने, है कि नहीं, और लॉन्ग रन ड्राइवर पर कैपिटा इनकम ग्रोथ हो। इट मीन्स कि हम लोग जो भी यहाँ पे इनोवेशन कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, वो यहाँ पे लॉन्ग रन के लिए बेटर हो हमारे इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके,
अब ये समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी पे हम लोग इतना जो फोकस कर रहे हैं इसका क्या फ़ायदा है। देखिए प्रोडक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ इससे बढ़ता है। अगर हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर होगा सामान तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा तो हमारे देश में जो है हम लोग इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात है कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे मार्केट में जितने भी सामान है, गुड्स एंड सर्विसेज है, उनकी प्राइस लो होगी, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शंस जो होंगे उनसे क्या होगा कि प्राइस सस्ता होगा, क्योंकि जो बाहर से देश से आते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो उससे गुड्स वगैरह जो आते हैं उसमें आप देखो कई तरीके के टैक्सेस लग जाते हैं, जिसके कारण जो है उस गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन हमारे देश में अगर उसका प्रोडक्शन होगा, हमारे देश के लोग अगर उसको कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियसली उसकी जो प्राइस है वो सस्ती हो जाएगी। साथ ही आप देखो कि हम लोग अपने देश में तो कंज्यूम करेंगे ही, साथ ही हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो जैसा कि हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो इसलिए इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो हमारा जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो भी बैलेंस हो पाएगा, क्योंकि ये कंप्लेंट बहुत ज़्यादा रहता है कि हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइन। उसके बाद आप देखो प्रोडक्टिविटी इफ़ेक्ट जो है वो इंक्रीज़ होगा हर किसी के लिए। बिज़नेस के लिए देखें तो यहाँ पे हायर प्रॉफिट होगा, अपॉर्चुनिटी होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेसमैन है वो इन्वेस्ट करें। वर्कर्स के लिए अगर हम लोग देखें तो अगर वो ज़्यादा काम करेंगे तो ऑब्वियस है कि उनको यहाँ पे हायर वेजेस मिलेगा, उनके पास पैसे ज़्यादा आएंगे, उनका जो वर्किंग कंडीशन है वो और बेटर हो पाएगा। सरकार के लिए देखें तो सरकार के लिए तो है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू मिल पाएगा। फाइन। अगर यहाँ पे और बात करें तो कंपटीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा, ट्रेड परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेटर हो पाएगा। तो एक स्विफ्ट देखने को मिलेगा, सब्सटेंशियल ऑगमेंटेशन होगा प्रोडक्टिविटी का। तो इससे क्या है कि इंडिया की जो प्रोडक्शन यूनिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में ही नहीं बल्कि यहाँ पे देश विदेश में भी ज़्यादा से ज़्यादा ये पेनिट्रेट कर पाएगा। साथ ही बेटर यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा। अगर हम लोग यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहा है, जितने भी फैक्टर इनपुट है, उनमें जो चेंजेस हो रहा है उसको एनालिसिस करेंगे, तो इससे क्या हो पाएगा कि हमारा जो देश का ग्रोथ पाथ है वो और हम लोग समझ पाएंगे कि हाँ क्या करने से हमारे देश की जो इकॉनमी है वो बेटर तरीके से ग्रो कर पाएगी। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, है कि नहीं। साथ ही साथ आप देखो तो हम लोग यहाँ पे ग्लोबल जो वैल्यू चेन है उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जैसे हमारे देश में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगा तो इससे क्या होगा कि हमारे देश का जो यहाँ पे पोजीशन है वो ग्लोबल वैल्यू चेन में और बेटर जगह देखने को मिलेगा। साथ ही जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इट मीन्स कि टोटल 17 गोल है और इसका टारगेट है कि 2030 तक हमें अचीव करना है। तो यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी अगर स्ट्रेंथ हो रहा है तो पर्टिकुलरली कुछ जो गोल है जिसे हमें अचीव करना ज़रूरी है उस पर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हो पाएगा। इट मीन्स कि गोल नंबर 1 जैसे कहा गया कि पॉवर्टी ख़त्म करना है, तो ये कहीं ना कहीं कम हो पाएगा। हंगर ख़त्म करना है, इनइक्वालिटी रिड्यूस करना है, बहुत सारे ऐसे गोल हैं एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में। तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग इन सारे सेक्टर्स पे ध्यान दे पाएंगे। ओके। अब रीज़न क्या है लो प्रोडक्टिविटी का हमारे देश में? प्रोडक्टिविटी अभी तक हमने क्यों इतना नहीं किया, हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट क्यों नहीं हुए? देखिए 3 तरीके के सेक्टर होती है, एक है एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, थर्ड है यहाँ पे सर्विस सेक्टर। ओके। इसे हम लोग प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। कहने का मतलब है कि आज के डेट में आप देखो मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन, जो इंडियन पॉपुलेशन है, वो आज भी इंगेज है कहाँ? एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसे कि हम लोग सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, इसमें स्किप हो गया। फाइन। लेकिन अगर हम लोग देखें सर्विस सेक्टर जो कि टर्शरी सेक्टर है, तो आज की डेट में हमारा जो यहाँ पे आप ग्रोथ देखते हो तो इकॉनमिक ग्रोथ सबसे ज़्यादा कहाँ से है? तो सर्विस सेक्टर से, क्योंकि हमारे यहाँ सर्विस जो सेक्टर है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसको स्किप कर दिया गया, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं है हमारे देश में। बट आफ्टर कोविड जब सारी चीज़ें लॉकडाउन हो गई, सब कुछ बंद हो गया, ग्लोबल वैल्यू चेन जब डिसरप्ट हो गया, तब हम लोग समझ पाए कि हाँ इस पर फोकस करना हमें ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग किसी भी देश पे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे देश में अगर प्रोडक्टिविटी नहीं है तो इसकी कमी है कि हमारे यहाँ लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स है। 2020 में अगर हम लोग देखें तो इंडियन कंपनीज़ हैं जिनके द्वारा स्किल गैप जो है वो आइडेंटिफाई किया गया एज देयर ग्रेटेस्ट बैरियर। ठीक है। हमारे यहाँ भी ग्रेटेस्ट बैरियर है कि स्किल गैप हमारे यहाँ अच्छी, आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा गैप है। स्किल्ड पर्सन और नॉन स्किल्ड पर्सन, आपको इनके बीच में जो गैप देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा है। ओके। साथ ही अगर हम लोग देखें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स जो है ये बहुत बड़ा है और स्मॉल साइज़ है फार्म्स का। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स कहने का मतलब है कि आप ये देख सकते हो
कि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होता है और अनऑर्गेनाइज्ड होता है। ऑर्गेनाइज्ड कहने का मतलब है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि एक सब कुछ सिस्टमेटिक हो, कि मंथली आपको सैलरी मिले, डिफाइंड हो, आपको सारे जो स्कीम्स है उसका भी बेनिफिट्स मिले, और एक फिक्स्ड वर्किंग आवर्स हो, फिक्स्ड वर्किंग डेज हो। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहने का मतलब है कि जितने भी आप देखते हो कि जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, है ना। अगर आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है कि वीकेंड होता होगा, वीकेंड के दिन ज़्यादा ही काम करना होता है, ऐसा भी नहीं है कि आपको पेंशन, प्रॉपर पेंशन मिले या फिर एक मंथली फिक्स हो, जितना कमाएंगे उतना खाएंगे, है कि नहीं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ इनोवेशन लिमिटेड है। फ्रंटियर फर्म की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इनोवेशन में अगर आप देखोगे तो बहुत कम है। अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, हमारे यहाँ डेटा भी नहीं है इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए आप देखो तो उस तरीके का डेटा भी नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि हम लोग एक फेयर एनालिसिस कर सके। साथ ही लैक ऑफ एडॉप्शन ऑफ गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिस, हमारे यहाँ हम लोग दूसरे देशों से या फिर अपने ही, आप देखो कि अपने ही देश में इतने सारे राज्य हैं तो उनसे भी हम लोग एक अच्छा जो मैनेजमेंट प्रैक्टिस होता है उसको नहीं सीख पा रहे हैं या फिर उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी हमारे यहाँ की एक कमी है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो हमें बैरियर्स को कम करना होगा जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का है। बैरियर्स जो इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का है, इसको हम लोग को डिट्रीमेंटल करना होगा प्रोडक्टिविटी ग्रोथ के साथ। साथ ही अगर आप देखो तो ग्रोथ जो है फर्म साइज़ का, उसको हम लोग को इंकरेज करना होगा। जो लार्जर फर्म्स है वो टिपिकली ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव है, नो डाउट, और वो भी स्मॉलर फर्म्स के कंपैरिजन में। साथ ही हमें जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो एक्सेस ऑफ क्वालिटी है उसे हम लोग को इम्प्रूव करना होगा, और जो रेलिवेंट ट्रेनिंग है सारी चीज़ों की, जिसमें कि मार्जिनलाइज सेक्शन है, पर्टिकुलरली कहाँ तो रूरल्स एरिया में प्रोडक्टिविटी रेज करना है, इनकम वगैरह है, तो इन सब में हम लोग को क्वालिटी इन्हेंस करना होगा। साथ ही हमें आईसीटी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कि जो आईसीटी इक्विपमेंट है इनोवेशन की तरफ, न्यू गुड्स और सर्विसेज में प्रोडक्शंस जो है, ये सारी चीज़ें बेटर तरीके से हो पाएगी। साथ ही अगर हम लोग देखें तो जो प्रोडक्टिविटी है इंडस्ट्री में वो फॉस्टर हो पाएगा, पर्टिकुलरली कहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। साथ ही अगर देखें तो रिफॉर्मिंग एजुकेशन, वो भी किस लिए तो इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी के लिए। एजुकेशन सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें रिफॉर्म करने की ज़रूरत है इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी का। तो वो वर्कर्स जो कि यहाँ पे ऐसे हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल प्रोडक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन और जो ट्रेनिंग सिस्टम है इसमें हमें अडेप्ट करने की ज़रूरत है, और न्यू स्किल्स वगैरह और जो कॉम्पिटेंस है, एबिलिटी है, उनको हम लोग को प्रोवाइड करने की आज की डेट में ज़रूरत है। ओके, तो ये तो एक वे फॉरवर्ड है, इसमें आप लोग और भी लिख सकते हो, बहुत तरीके की चीज़ें इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे आप देखते हैं कि क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है जिससे कि हम लोग यहाँ पे इम्प्रूव कर सके प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहला क्या है कि वेरियस फ्लैगशिप प्रोग्राम है। जैसे आप देखो कि हमारे देश में स्किल की कमी है, तो स्किल को इम्प्रूव करने के लिए स्किल इंडिया मिशन लाया गया। मेक इन इंडिया है जिसमें कि हम लोग अपने ही देश में बनाने की बात की कर रहे हैं सामानों को। साथ ही डिजिटल इंडिया है कि जिससे कि हम लोग सबको डिजिटाइज कर सके। अर्बन स्मार्ट सिटी मिशन है। स्मार्ट सिटी मिशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे सारी जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है, बेसिक एमिनिटीज़ है, वो एक बेसिक मतलब कि एकदम से लेमन जो लोग हैं उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है कि जो भी एक ऐसा एरिया है जिसको कि अर्बन में जितनी फैसिलिटी है उस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है। हाउसिंग फॉर ऑल है, सारे लोगों को घर प्रोवाइड करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है। तो ये सारा काम करना है जिससे कि हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो पाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करे और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तो ये सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जिससे कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्टिविटी है ना वो इन्हेंस हो पाएगा। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी हम लोग फोकस करें, जैसे कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, पीएम गति शक्ति है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। तो ये सब कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन की बात करें तो इसमें क्या है कि प्रोसेस करना है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबिलिटी की बात है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन करना है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो ये सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जिससे कि हमारे देश में प्रोडक्टिविटी को हम लोग इन्हेंस कर पाएंगे। अब देखिए जिस तरीके से प्रोडक्टिविटी हमारे देश में कम होते जा रहा था तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। सबसे पहले क्या है कि प्रोडक्टिविटी अगर हमारे देश में नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस है कि हम लोग यहाँ पे दूसरे देश पे ही डिपेंड होंगे। हमारे यहाँ क्या होगी, प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लोगों को यहाँ पे जितने भी लेबर हैं उनको कम ही वेजेस मिल पाएंगे, तो उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा, वो एज़ इट इज़ रहेगा या फिर और भी बुरा हो सकता है। साथ ही अगर हम लोग देखें सब ऑप्टिमल यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा,
वर्कफोर्स का। उसके बाद अगर देखें कि कॉजेज़ है, एक राइपल इफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी कि जितने भी प्रोजेक्ट है वो इनएफिशिएंट तरीके से ग्रोथ होगा, एफिशिएंसी नहीं रह पाएगी। साथ ही अगर हम लोग देखें तो अनइक्वल ग्रोथ देखने को मिलेगा बहुत सारे सेक्टर्स में। तो प्रोडक्टिविटी फॉल डाउन होने से एक ही ऐसा सेक्टर नहीं है जो कि इम्पैक्ट होता है, जो सब कुछ कनेक्टेड है वन बाय वन, वो सब यहाँ पे इम्पैक्ट होंगे। तो ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारे रीजंस हैं। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे समझ पाए प्रोडक्टिविटी को लेकर कि हमारे देश में कहाँ कमी है और प्रोडक्टिविटी हम लोग को कैसे इन्हेंस करना है, किस किस पहलू पे ध्यान देना है, इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पे बेटर तरीके से डिस्कस किए। साथ ही बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स है प्रोडक्टिविटी को लेकर, तो इसको ध्यान रखना है। जैसे कि हमें यहाँ पे लेबर क्वालिटी पे फोकस करना है और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना है, नर्चर करना है इंट्रोडक्शन इनोवेशन, मीन्स बेटर तरीके का टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी के साथ ये चले, ऐसा इंट्रोडक्शन करना है। डिग्री ऑफ ओपननेस की बात की जा रही है, साथ ही क्वालिटी एजुकेशन पे बात की जा रही है, बेटर हेल्थ केयर पे बात की जा रही है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस हो। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि इंडियन प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट के बारे में, जो कि आरबीआई के द्वारा रिलीज़ की गई। तो इसके बेसिक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसको हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किया। फाइन, अब आते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में। अब यहाँ पे क्या बातें की जा रही है इसको समझते हैं। ये है क्या ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? तो देखिए, एक इनिशिएटिव है किसका, तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत आता है। बेसिकली यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 8 में, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है और जो प्रोटेन है, एक सेकेंड, जो प्रोटेन है ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, ये भी यहाँ पे इनिशियल प्रमोटर्स है। इसका एम यही है कि एक ओपन नेटवर्क ऐसा बना देना जो कि सारे चीज़ों के लिए हो, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जा रहा है, परचेज़ किया जा रहा है, उन सब के लिए यहाँ पे एक ओपन नेटवर्क बना देना। ओपन नेटवर्क जो डिजिटल यहाँ पे बात की जा रही है, वो यहाँ पे इसकी अल्फ़ा टेस्ट फेज़ स्टार्ट हो गया है और क्लोज्ड यूज़र ग्रुप के साथ, यानी कि जितने भी बायर्स हैं, तो वो यहाँ पे सिर्फ कुछ ही बायर्स हैं, मान लीजिए कि 8-10 बायर्स हैं, उन्हीं के बीच में यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है। और इसको स्टार्ट किया गया था फर्स्ट टाइम बैंगलोर में अप्रैल 2022 में। फिर इसको आज की डेट में आप देखो कि 80 सिटीज़ में इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। अब बेटा टेस्टिंग फेज़ की अगर बात करें तो जनरल जो पब्लिक है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं शॉपिंग वगैरह, यानी कि ऑनलाइन जितना भी हम लोग शॉपिंग करते हैं तो एक बेटर तरीके से यहाँ पे शॉपिंग वगैरह हम लोग कर पाएंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, ठीक है। और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो सबसे पहले आप देखो मार्केट और कम्युनिटी लीड यहाँ पे इनिशिएटिव है, ठीक है। तो जितना भी डिजिटल कॉमर्स है, यानी कि आप देखते हो कि जो भी आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इन सबसे जितना भी चीज़ परचेज़ करते हो, तो एक तरीके का रहता है कि आप आराम से परचेज़ करते हो, उसके बाद आपके पास जो है कुछ दिनों में वो सामान आ जाता है, आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह आराम से कर देते हो, है कि नहीं। तो मार्केट और कम्युनिटी लीड यहाँ पे इनिशिएटिव है। एक ओपन नेटवर्क होगा यहाँ पे, ठीक है, और एलिमिनेट करेगा जो भी यहाँ पे सेंट्रल इंटरमीडिएरी की जो भी ज़रूरत थी, अब वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ओपन नेटवर्क कहने का मतलब है कि ओपन टू ऑल, यहाँ पे हर कोई यहाँ पे इसके एक बेसिक यूज़र ही होंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पे डिजिटल कॉमर्स जो एक्सपेंशन है वो मैसिव तरीके से होगा। एक अमेज़ॉन में आप देखते हो थर्ड पार्टी यूज़र होता है, तो उसमें एक ये भी ऑप्शन है अमेज़ॉन में कि अगर आपको सेलर बनना है, अभी तक तो हम लोग बायर है, लेकिन अगर आपको अपनी कुछ सामान भी बेचनी है तो आप अमेज़ॉन के थ्रू बेच सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक नेटवर्क आपका ओपन नेटवर्क दिखेगा कि कोई भी लोग जो है ना वो कंज्यूमर है, यूज़र है, तो यूज़र जो है वो यहाँ पे सेलर भी बन सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे ब्रॉड बेस्ड इनोवेशन वगैरह भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये समझते हैं कि क्या यहाँ पे नहीं है ऑनलाइन, जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डिजिटल कॉमर्स का, तो क्या नहीं है। सबसे पहली बात तो ये कही गई है कि एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी ये नहीं है, ठीक है। साथ ही अगर बात करें तो एप्लीकेशन और एक प्लेटफॉर्म नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि कोई एप्लीकेशन हो, कोई प्लेटफॉर्म है, या फिर एक सेंट्रल इंटरमीडिएरी नहीं है, ऐसा कोई मीडियम नहीं है जिससे कि बिज़नेस वगैरह को डिजिटाइज़ कर सके। तो ये सब गलतफहमी में मत रहिएगा, ये सब नहीं है। यहाँ पे है क्या कि एक ओपन नेटवर्क है। अभी मैं सबसे अच्छा एग्जांपल आपका अमेज़ॉन का दी, तो उससे आप समझ सकते हो कि ओपन नेटवर्क किसे कह रहे हैं। कि आप जो है कल को अगर कुछ सेल करना चाहते हैं, आपके पास भी कुछ सामान है, कोई फ्रिज वगैरह, अपना कोई भी गड्डी वगैरह अगर आपको सेल करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें हो गई ओपन नेटवर्क के बारे में। साथ ही अगर हम लोग देखें तो ओपन नेटवर्क यहाँ पे कैसे डिफरेंट है जो ई कॉमर्स मॉडल काम करता है।
तो आज के डेट में जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, तो इसमें क्या होता है कि कंज्यूमर है, हम लोग यहाँ पे आप देखो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दिखाई जाती है कि हाँ आप लोग देखो कपड़े हैं, खाने पीने की चीज़ है, और हम लोग देखते किस में, या तो मोबाइल में देखेंगे या तो लैपटॉप में देखेंगे, ये चीज़ें हो गई है कि नहीं। ठीक है, इतने ही देख पाएंगे। अमेज़ॉन है तो अमेज़ॉन का अलग देख पाएंगे, मिंत्रा है तो मिंत्रा का अलग देख पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि एक कोई भी हम लोग प्लेटफॉर्म ओपन किए उसमें मिंत्रा अमेज़ॉन सब आ गया, ऐसा तो नहीं है। अलग अलग एप्लीकेशन में हमें जानना होगा, बाकायदा उससे पहले डाउनलोड किया जाता है, फिर उसके बाद हम लोग उसको यूज़ कर पाते हैं, तो ऐसा भी देखने को मिलेगा। साथ ही आप लोग देखो कि मोबिलिटी प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि आप लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो, जो ट्रेन वगैरह हो गया, फ्लाइट वगैरह हो गया, उसका टिकट बुक कराना। डिलीवरी प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि जिसमें हम लोग देखते हैं कि डिलीवरी स्टेटस वगैरह कहाँ है, कौन सा सामान जो है कहाँ से निकला, कहाँ तक गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ओपन नेटवर्क कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि कंज्यूमर है और कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सेवरल बायर यहाँ पे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, और सब एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आप समझो कि आपको कोई भी कपड़ा लेना है तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसमें कि आप यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स को कंपेयर कर सको, फाइन। जैसे कि मिंत्रा में आपको अलग से दिखना होता है, फ्लिपकार्ट में अलग से दिखना होता है, तो सब एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बना दो जहाँ पे सब एक साथ दिखे, तो सब एक साथ दिखेगा। मोबिलिटी भी आपको दिखेगा, डिलीवरी प्लेटफॉर्म भी दिखेगा, सब कुछ आपका एक जगह आ जाएगा। ओपन नेटवर्क है, आपको जब जो ज़रूरत है वो आप एक ही एप्लीकेशन या एक ही जगह आप आओ और वहाँ पे आपको सारी सुविधा मिल जाए। ओके, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आप देखो कि जो मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी है वो कम हो पाएगा। कई बार हम लोग बात करते हैं कि बिग बिलियन सेल आप लोग देखते ही हो, फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, बिग बिलियन सेल देते हैं, इतना ह्यूज डिस्काउंट देते हैं कि सारे लोग इनके यूज़र बन जाते हैं और सब कोई इसी से परचेज़ करते हैं। बाकी जितने भी आप देखते हो कि और भी एप्लीकेशंस है, उन सब में एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इवन दुकान में भी आप देख सकते हो, रिटेल शॉप वगैरह, उन लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने को मिल रहा है। तो वो चीज़ें नहीं होगी, मोनोपोली क्रिएट हो चुका है मार्केट में। कुछ ही ब्रांड ऐसे है, कुछ ही कंपनी ऐसी है जो कि अपना जो है एक जो है मार्केट क्रिएट कर रखे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो पाएगा। लोकल जो बिजनेसेस है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड निकल कर आएगा कि हर जगह जितने भी, चाहे वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट है या फिर कोई और भी यहाँ पे कंपनी है या फिर शॉप वगैरह है, तो उनका भी यहाँ पे डोमिनेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, डोमिनेंस कहने का मतलब है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, सबके लिए एक समान तरीके का यहाँ पे काम होगा। इससे क्या होगा कि कंज्यूमर के लिए जो वैल्यू है वो इन्हेंस हो पाएगा। अब कंज्यूमर जो है, इससे क्या होगा कि एक बेटर हम लोग सेलर फाइंड आउट कर पाएंगे, प्रोडक्ट वगैरह फाइंड आउट कर पाएंगे। हम लोग सिर्फ 2 ही अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन सेल के ही वेट में नहीं रहेंगे, तो हमारे पास भी ऑप्शंस अच्छा हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बेटर ऑप्शन है। इससे क्या होगा कि ह्यूज डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है ऑनलाइन डिमांड और जो ऑफलाइन है, तो वो चीज़ें कम हो पाएगी। हम लोग यहाँ पे जो ऑपरेटर ड्रिवन प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल है उससे हम लोग दूर हो पाएंगे। ठीक है, जो भी डिजिटल कॉमर्स का ट्रेड है वो एक प्लेटफॉर्म में होता है, इससे क्या होता है कंसंट्रेशन रिस्क बढ़ता है, तो वो भी यहाँ पे कम हो पाएगा। साथ ही लोकल बिजनेस को हम लोग फॉर्मलाइज कर पाएंगे। अराउंड अगर देखें तो 1.2 करोड़ ऐसे हाइपर लोकल मर्चेंट्स है, किराना अकाउंट है, जिनका 80% तक रिटेल सेक्टर है इंडिया में। वहीं अगर देखें 90% जो है उसमें से अनऑर्गेनाइज्ड है, सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। इट मीन्स कि अपना वो दुकान खोले हैं, अपने तरीके से वो चला रहे हैं, चल रहा है तो ठीक है, नहीं चलेगा तो वो भी बंद कर देंगे, तो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है। तो आप देख सकते हो कि हमारे देश में इतने बड़े संख्या में लोग यहाँ पे सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि अनऑर्गेनाइज्ड है। तो इस तरीके का अगर डिजिटल कॉमर्स आता है तो इससे क्या हो पाएगा कि यहाँ पे एक एक्टिव डिजिटल हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट हो पाएगी, और उससे लोग देख पाएंगे कि उनको और कहाँ कहाँ कमी है, उसको वो पूरा करेंगे। साथ ही ग्रोथ और डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेटर तरीके से हो पाएगा, लाइवलीहुड क्रिएशन हो पाएगा, मीन्स लोग जो है एक अच्छे तरीके से जी पाएंगे, रह पाएंगे। साथ ही अगर देखें तो इंकरेज हो पाएगा जो वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन है स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस का। साथ ही अगर हम लोग देखें तो अदर पोटेंशियल बेनिफिट होगा, इट मीन्स कि सप्लाई चेन जो एफिशिएंसी है वो इन्हेंस होगा, जोग्राफिक है, सोशो इकोनॉमिक जो कवरेज है डिजिटल कॉमर्स लैंडस्केप का, तो ये सारे जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं। इट मीन्स कि हम लोग इतने आसानी तरीके से ये तो कह दे रहे हैं कि डिजिटल कॉमर्स को हम लोग इस तरीके से लेकर चलेंगे, बट ये समझना ज़रूरी है कि चैलेंजेस कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले आप देखो ग्रीवियंस रिड्रेसल, इट मीन्स कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स जो है इससे लैक ऑफ क्लैरिटी निकल कर आता है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
कहाँ पे लोग जो है अगर किसी तरीके का, जैसे आज के डेट में अमेज़न में आप देखते हो कि कोई भी सामान आप परचेज़ करते हो उसमें अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं हो विद क्वालिटी और क्वांटिटी या फिर एनीथिंग, तो आप लोग उसको रिटर्न कर देते हो। और फिर आप लोग को अगर कोई भी तरीके की क्वेरीज है या ग्रीवेंसेस है तो आप लोग उसी ऐप में जाकर जो है अपना पुट कर देते हो। लेकिन अगर एक ऐसा कॉमन रहेगा तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे, पब्लिक विल कंफ्यूज कि कहाँ पे इनको ग्रीवेंस रिट्रेसल करना होगा, हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द प्रोडक्ट। तो इट मीन्स कि यहाँ पे थोड़ी सी लैक ऑफ क्लैरिटी होगी, तो ये एक प्रॉब्लम है। साथ ही डिफ़िकल्टीज़ है इंश्योर करना कंपैटिबिलिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। साथ ही टेक्निकल जो कैपेबिलिटीज़ है ये भी लिमिटेड है कुछ लोकल बिजनेस का और एमएसएमई का। प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न अगर हम लोग देखें तो इस तरीके का जो ओपन नेटवर्क है इससे क्या हो पाएगा कि एक पर्सनल डेटा जो है उसकी कलेक्शन हो पाएगी, जिससे कि आप देख सकते हो कि प्राइवेसी इशू वगैरह है। कंपटीशन अगर हम लोग देखें तो बिग प्लेयर से भी है। लोकल बिजनेस जो है वो एक्सट्रीमली चैलेंजिंग है कि वो यहाँ पे डिस्काउंट से कम्पीट कर पाए, सेल्स वगैरह से कम्पीट कर पाए। तो यहाँ पे ये भी एक सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बट वे फॉरवर्ड हमें क्या करना है कि टेक्निकल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करना है, मिनिमल करना है जो पर्सनल डेटा कलेक्शन है, किसी भी ऑनलाइन के थ्रू जो है आपका पर्सनल डेटा कलेक्ट ना हो। साथ ही लिवरेज करना है कि जो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम की जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि स्टार्टअप जितना से ज़्यादा हमारे देश में बढ़ पाएगा, स्टार्टअप कहने का मतलब है कि ये लोग जॉब क्रिएटर होते हैं ना कि जॉब सीकर होते हैं। तो इससे क्या हो पाएगा कि जो ऑनलाइन यहाँ पे डिजिटल कॉमर्स है तो वो बेटर तरीके से बिल्ड ऑन हो पाएगा। साथ ही इस्टेब्लिश करना है जो ट्रस्ट है कंज्यूमर्स में, तो एक क्लियर गाइडलाइंस आपको देखने को मिलेगा ग्रीवेंस रिड्रेसल में, जो कि हमें लेने की ज़रूरत है। इनकरेज करना है जो नीशे प्रोडक्ट है और सर्विसेज है। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग देखें जो डिजिटल कॉमर्स है इसको क्या करना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ इसको हम लोग को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये भी बात है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जिसमें कि बात की जा रही है कि एक डिस्ट्रिक्ट की एक कुछ खास प्रोडक्ट होती है उसको लाइमलाइट करना है। तो इससे भी क्या होता है कि लोगों को अवेयरनेस होगा, जानकारी होगा, और उस प्रोडक्ट की और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने लोगों की बिजनेस चल रही है सबको यहाँ पे फ़ायदा होगा। फाइन, तो इस पर फोकस किया जा रहा है, तो इसको भी हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विसेज को इससे भी जोड़ना होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। अब देखते हैं कि मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है डिजिटल कॉमर्स का। सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन करना है और डिसेंट्रलाइजेशन करना है ई कॉमर्स का। देन यहाँ पे जो चॉइसेस है और इंडिपेंडेंसी है कंज्यूमर की उसको बढ़ानी है कि लोग यहाँ पे अपने पसंद से काम करें। साथ ही यहाँ पे इंक्लूसिव और एक्सेस होना चाहिए सेलर्स के लिए, स्पेशली जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस है उनके पास चॉइसेस होनी चाहिए कि उनको क्या करना है और किस तरीके से क्या क्या प्रोडक्ट उनको बेचना है, नहीं बेचना है, तो उनके पास एक अलग तरीके का चॉइस होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ लोकल बिजनेसेस के लिए भी, तो ये सारी बातें यहाँ पे रखी गई है। फाइन, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल एंड दिस आर्टिकल इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी है जैसे कि शिप रॉकेट कहते हैं, तो शिप रॉकेट एक फर्स्ट इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर बन चुका है जो कि यहाँ पे इस तरीके के नेटवर्क से जुड़ा है। अदर नेटवर्क भी आप देख सकते हो। बायर साइड में कौन कौन है, तो पेटीएम मॉल है, कोटैक है और ये सब है, फ़ोनपे वगैरह। सेलर साइड से कौन कौन है, तो जोहू है, स्नैपडील है। लॉजिस्टिक प्रोवाइडर से कौन कौन है, तो लोड शेयर है, जुन्जो है, ई कार्ट है। फर्स्ट मल्टीनेशनल अगर कंपनी देखे जो कि ज्वाइन किया है तो वो है माइक्रोसॉफ्ट। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल डिजिटल कॉमर्स जिसके बारे में हमने देखा। तो एक अच्छी कॉन्सेप्ट है। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इसे क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं बनेंगे, बट अगर बने तो आप लोग के पास एक क्लियरिटी हो कि हाँ ऐसा भी कुछ आगे आने वाले दिनों में आप लोग करोगे। देखिए आप लोग देखोगे, करोगे तो पता नहीं, बट देखोगे, फील करोगे, यूज़ करोगे ये सारी चीज़ें, ये सारी जितनी भी फैसिलिटी मिलने वाली है। फाइन, सो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एक क्लैरिटी रखना है आप लोग को किसी भी टॉपिक के बारे में कि ये व्हाट इज़ दिस ऑल अबाउट और इसमें क्या क्या बातें कही गई है। ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते, मिलते हैं कल इसी टाइम पे और नौबत प्राइस से स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग को यूपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग करनी है तो उसके लिए आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है वहाँ पे आप लोग मेल करके पता कर सकते हो। और देखिए मेंस आंसर राइटिंग एक की है जो कि आपको या तो ब्रेक कर सकता है या तो मेक कर सकता है। बनाना और बिगाड़ना दोनों आपका किसके हाथ में है, मेंस आंसर राइटिंग में। तो प्लीज़ फोकस कीजिए और ये आपका ईमेल आईडी है जिस पे आप लोग मेल करके फर्दर ज्वाइन हो सकते हो। डेली बेसिस पे 2 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाता है विथ मॉडल आंसर, जिससे कि आप लोग अपने आंसर राइटिंग को, और आपके पास कंटेंट भी होगा। अगर आंसर राइटिंग आप लोग नहीं भी कर पा रहे हो तो एक तरीके का आपको कंटेंट मिलते जाएगा, उसको आप अपने पास जो है उसकी कॉपी बनाते जाइएगा।
तो इससे क्या होगा कि एक समय के बाद जब आप लोग मेंस में बैठोगे तो कंफर्टेबल फील करोगे आप। कहीं रश नहीं होगा, किसी भी तरीके का डर नहीं होगा कि क्या पढ़ना चाहिए क्या लिखना चाहिए, आपके पास सारा मटेरियल अवेलेबल होगा। ओके, तो इस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि आंसर राइटिंग पे फोकस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अभी आप देखो बीपीएससी के कितने शॉर्ट टाइम में ये मेंस ले रहे हैं, तो आप लोग इसलिए पैनिक मोड में हो क्योंकि आपकी मेंस प्रैक्टिस नहीं है। तो मेंस प्रैक्टिस अगर आपने कर रखा है पहले से तो अभी कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जैसे पैनिक मोड में होंगे। तो इसलिए यहाँ पे अब आपके पास टाइम वैसा नहीं मिलेगा, बहुत ही कम टाइम मिलेगा, तो उस कम टाइम को बेटर तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए आप लोग को पहले से रेडी रहना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे लेसन। कल हम लोग मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।